एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के बेस्ट 10 क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो में, आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके कुछ बेहद जरूरी टॉप 10 क्वेश्चंस जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और अगर आप लोग पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहां पर आपको इन सारी क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस लिंक के साथ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो जाना। इसी के साथ ही साथ आप लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं dpee.org। ये एक वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आपको हर एक प्रकार की जो डी फार्मा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, अपडेट होती है, वो मिल जाएंगी। एंड आपके फोन में फार्मेसी इंडिया ऐप जरूर होना चाहिए। देखिए, डी फार्मा से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का बैच ज्वाइन करना है, कुछ भी हेल्प चाहिए, बुक्स वगैरह या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आपके फोन में फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप जरूर होना चाहिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी, देन उसके बाद हम लोग आंसर्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला सेल है, डिफाइन सेल इन लिस्ट डिफरेंट सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स। और इसी के साथ प्लस पॉइंट ये है इन क्लासेस का कि ये जो क्लासेस होगी आपकी बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए, सेकंड सवाल है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस, लाइसोसोम, सेल वॉल। इसके बाद एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल। Next question है, while lysosomes are known as suicidal bag of a cell, what are the different stages of cell division? Then explain the structure and function of the Golgi apparatus. Next question है, explain the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Second last question है, explain the structure and function of the nucleus. और last question है, explain the difference between plant and animal cell. तो एक एक करके अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल एंड लिस्ट डिफरेंट सेल्यूलर कंपार्टमेंट, यानी सेल क्या होता है उसको अच्छे से डिफाइन करना है। और अगर आपको डायग्राम बनाना आता हो सेल का, वेल लेबल डायग्राम, तो वो जरूर बनाकर आइएगा। देखिए, मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगी कि जहां आपको लग रहा है, जहां आपको जरूरत लग रही है, या फिर जहां आपको डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना आता है, तो आप वहां जरूर स्ट्रक्चर बनाकर आइए, क्योंकि नंबर थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से, डायग्राम से, लेकिन लेबलिंग बहुत सही होनी चाहिए। कोई भी गलत लेबल अगर हुआ तो वहीं पर नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 100% श्योर है किसी भी डायग्राम को लेकर, तो आप डायग्राम जरूर बनाकर आइएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप सेल का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको डिफाइन करना है सेल को और अलग अलग सेल्यूलर कंपोनेंट्स को बताना है जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए, देखिए, सेल जो है, आप लोग जान ही रहे होंगे कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हर एक लिविंग बीइंग की। चाहे वो लिविंग बीइंग कुछ भी हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग या चींटी या कुछ भी। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, दैट इज योर सेल, जो कि सबसे छोटी है, और इसी से मिलकर हमारी पूरी बॉडी जो है वो तैयार होती है। ठीक है, जैसे एक घर में छोटी सी ईंट से पूरा घर तैयार होता है, सेम एज आपके इधर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो छोटा सा सेल है ना, इससे मिलकर पूरी बॉडी बनती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी। चलिए, it is the basic structural and functional unit of all the living organisms. It is the smallest unit of life that carry all the process necessary for survival. जिंदा रहने के लिए जो जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एनर्जी का प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, इन तीनों कामों के लिए सेल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बात हो गई सेल की। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। बेसिकली सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस एक छोटा सा कमरा है और साइटोप्लाज्म वो पूरा एरिया है जहां पर ये सारी चीजें उपस्थित होती है। ठीक है,
चलिए, न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट या कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर एनवेलप जो कि बाहर से उसको कवर करके रखेगा, एंड देन उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। दूसरा न्यूक्लियोलाइड, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जहां पर ये सारी चीजें होंगी, एंड देन क्रोमैटिन, ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं एक ये जो आपका न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। दूसरी चीज साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोसोम्स, ये सारी चीजें होंगी। एंड देन हमारे पास आता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब ये दो तरीके की होती है, एक सेल वॉल और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लांट सेल में ये दोनों चीजें होती हैं, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये दो चीजें हैं। सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। ये है आपके पास सारे कंपार्टमेंट, सारे कंपोनेंट्स एक सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। बहुत इजी, बहुत ही आसान। एनिमल सेल का एक वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है, बहुत इजी है। सारी सेल ऑर्गेनेलीज अगर आपको पता है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा होता है ये एक बार देख लीजिए, किस तरीके का दिखाई देता है एक पूरा एनिमल सेल। देखो, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अलग होता है ये प्लांट सेल से। कैसे? यहाँ सेल वॉल नहीं होगी, यहाँ न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, यहाँ वैक्यूल साइड में होगा और छोटा होगा, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है प्लांट एंड एनिमल के बीच में, जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर इस तरीके का डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम आप लोग ड्रॉ करके आओगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले, अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको भी ऐसी बुक्स की तलाश है जिसके अंदर आपको हर एक चीज मिल जाए, वो भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस के अंदर, तो उसी के लिए मास्टर नोट्स ये हैं डी फार्मा के लिए, जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट टोटल बेसिकली 6 मॉड्यूल्स इसके अंदर आएंगे। सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये कुछ सारे आपके पास 6 मॉड्यूल्स है, जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी के साथ, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी के साथ। इसमें सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब आप इतना इजीली 1 या 2 बार पढ़ोगे और आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आने लगेगी इन मॉड्यूल्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। अब आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है न्यूक्लियस पर, लाइसोसोम्स पर एंड सेल वॉल पर। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोट्स का मतलब है जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स या फिर दूसरा एनिमल्स जो होते हैं, तो उनके अंदर ये सिर्फ सेल ऑर्गेनेली पाई जाएगी जो कि जेनेटिक मटेरियल को हाउसेस करती है, यानी ये वो सेल ऑर्गेनेली है जहां पर डीएनए रहता है। इसी के साथ ही साथ ये एज अ कंट्रोलिंग सेंटर काम करेगी, जो सेल के हर एक काम को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे कि जीन एक्सप्रेशन हो गया, जो भी एक्टिविटीज होती है एक सेल के अंदर, यानी ग्रो करना, डेवलपमेंट होना, मैच्योरेशन होना, डिवीजन होना, ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से जो कंट्रोलिंग सेंटर है एक सेल का, वो आपका न्यूक्लियस होता है। दूसरा हमारे पास है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को आप लोग जानते हैं एज अ सुसाइडल बैग, है ना, इस नाम से आप लोग जान ही रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम होता है हर एक प्रकार के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, हर एक चीज का डाइजेशन यही करते हैं जो लाइसोसोम्स होंगे, ठीक है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल, सेल्यूलर डेब्रीज एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। हर एक चीज का डाइजेशन लाइसोसोम की हेल्प से ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल वॉल। सेल वॉल एक आउटरमोस्ट लेयर है विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये चीज याद रखना।
ठीक है। द सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर लेयर दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम आर्के। यानी कि हमारे अंदर आप कह सकते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, उसकी जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसके बाद इट्स प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूडिंग providing structural support, maintaining cell shape and protecting against mechanical stresses and pathogens। यानी इसका मेन काम जो है वो है प्रोटेक्शन का। एक सेल को हर एक चीज से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा आपका जो सेल वॉल होता है। ठीक है, चलिए इसका मेन कंपोनेंट भी आप लिख सकते हैं। प्लांट्स में इसका मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज होगा, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेमी सेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन, लिग्निन। ठीक है, ये सारे इसके कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर आपका एक सेल वॉल जो है वो तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल की फिजियोलॉजी आपको बतानी है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी। देखिए, फिजियोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिजियोलॉजी का मतलब है उसका फंक्शन। ठीक है, कि यहां पूछा गया कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या है, नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, तो यहां आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन करना, यहां आपको उसके फंक्शंस के बारे में बताना है। जैसे एक सेल वॉल सबसे बड़ा जो काम करता है वो है प्रोटेक्शन का। किसको प्रोटेक्ट करेगा? एक सेल को आसपास के एरिया से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगा, मैकेनिकल इंजरीज से बचाएगा, ये इसका काम होता है। और खास बात वही है सेल वॉल की, एब्सेंट इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में। सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक हीट, कोल्ड, डेसिकेशंस एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेसेस। यानी हर एक चीज से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा आपका ये जो सेल वॉल होता है। आप लोग लिख सकते हैं दे ऑल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम अदर माइक्रोब्स और पैथोजेंस। जो सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको डिसीज फैलाना चाहते हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सेल वॉल। दूसरा है सपोर्ट। कैसे? देखिए, आउटरमोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना वो है प्रोटेक्शन एंड दूसरा सपोर्ट। ठीक है, एक सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा जो सेल वॉल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। किसी भी सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए कि आपको एक सेल के अंदर किसी चीज को भेजना है या सेल के बाहर किसी चीज को निकालना है, तो वो सबसे आउटरमोस्ट लेयर के थ्रू ही होगा ना। तो वो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होगा ये किसकी हेल्प से होता है? आपके सेल वॉल की हेल्प से। चलिए, सेल वॉल हेल्प फ्रॉम चैनल्स फॉर फ्लूइड मूवमेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, मिनरल्स एंड अदर स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। एंड देन हमारे पास आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या करेगा? देखिए, किस चीज का स्टोरेज होता है? यहां पर कुछ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है पैथोजेनिक माइक्रोब्स का प्रेजेंस को सेंस करना और किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट को, बेसिकली टिश्यू डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम। ठीक है, cell wall store regulatory molecules that sense the presence of pathogenic microbes and control the development of tissues। तो ये सारे के सारे फंक्शंस है, फिजियोलॉजी है बेसिकली एक सेल वॉल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी, बहुत आसान सवाल पूछा है। व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। यानी कि हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग के नाम से क्यों जानते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा, लाइसोसोम प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एनिमल प्लांट सब में होगा, बस प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, बाकी सब में, क्योंकि लाइसोसोम्स एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, चलिए तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आप उनको बोलते हैं, जिनका काम है हर एक चीज का मेटाबोलाइजेशन करना, उसका ब्रेक डाउन करना, डिग्रेडेशन करना बेसिकली। ठीक है, when a cell is damaged or its structure breaks down, lysosome can break and release their digestive enzyme into the cell, ताकि वो उस particularly debris को क्या कर सके? डिग्रेड कर सके। to degrade the debris, cellular debris।
ठीक है, टू डिग्रेड द सेल्यूलर डेब्रीज। अब इसके बाद दीज एंजाइम्स कैन देन डाइजेस्ट द सेल्स ऑर्गेनली। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये अपने में और बाहर वालों में फर्क नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ये डाइजेस्टिव एंजाइम एक सेल की ऑर्गेनेलीज को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके सेल की डेथ हो जाती है। These enzymes can then digest cells organally, which can hamper metabolic activities and leads to cell death. ठीक है, और यही रीजन है कि हम इनको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन्स खुद का, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। क्लियर? तो मतलब जब सेल मर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि लाइसोसोम भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। जिस थाली में वो खा रहा होता है ना, उसी में छेद कर रहा होता है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिविजन के क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस है, 4 शब्द का ये आंसर है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस। देखो, आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको डिटेल में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो बिल्कुल करिए। कैसे, ध्यान से देखना। डायग्राम की हेल्प से भी आप लोग कर सकते हो या फिर थ्योरी की हेल्प से भी आप लोग कर सकते हो। चलिए, आप लोग जानते हैं कि एक सेल वॉल के कुछ पर्टिकुलरली पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल के नहीं, सेल डिवीजन के। जैसे कि ये गैप 1, ये होता है सिंथेटिक, ये गैप 2, और ये होता है एम फेज, जिसके कुछ 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट इज टीलोफेज। ठीक है, ऐसे लिख देती हूं मैं, टीलोफेज। तो ये कुछ आपके पास एम फेज के 4 स्टेजेस हैं, इधर लिख लीजिएगा एम फेज, है ना। तो ये आपके पास पूरा सेल डिवीजन का एक स्ट्रक्चर है। गैप 1 सिंथेटिक, गैप 2 एम फेज, जिसमें सबसे पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। क्लियर? अब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, यही है पूरा सेल डिवीजन, जिसमें से अराउंड 95% टाइम आपका इन तीनों में चला जाएगा, तैयारी में चला जाता है। 95% जो आपका टाइम होता है, 95% टाइम कंज्यूम जो होगा वो आपके इन्हीं तीनों फेजेस के अंदर हो जाएगा। एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज के अंदर होता है, तो अराउंड 5% का टाइम ही लगेगा एक्चुअल सेल डिवीजन में। होता है ना, शादी की तैयारी में 2-3 महीने निकल जाते हैं, और जब एक्चुअल शादी होनी होती है तो 2-3 घंटे में ही निपट जाती है ना। तो सेम एज यहां भी ऐसे ही होता है। ये है पूरा सेल डिवीजन। अगर आपको ऐसे लिखना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे करना है तो या फिर ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में आपको यहां पर बताना है। शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। देखिए, न्यूक्लियस डार्क राउंड सेल ऑर्गेनली है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाएगा। एनिमल सेल में थोड़ा साइज बड़ा होता है, प्लांट सेल में थोड़ा साइज छोटा होता है। द न्यूक्लियस इज अ डार्क राउंड ऑर्गेनली सराउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन लेयर, जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप एक बैरियर की तरह काम करेगा, जो कि न्यूक्लियस को बाहर के एरिया यानी साइटोप्लाज्म से डिफरेंट करने का काम करेगा। और इसी के साथ ही साथ इसी न्यूक्लियर एनवेलप पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जानते हैं, जिनका काम होता है चीजों का एक्सचेंज करवाना। ठीक है, सांस लेने का काम होता है बेसिकली इनका। चलिए, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा आपके पास न्यूक्लियस का। देखो, ये आपके पास पूरा न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के न्यूक्लियर पोर्स, जिनका काम होता है चीजों का आदान प्रदान करवाना, एक्सचेंज करवाना। इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, जहां पर डीएनए होगा, क्रोमैटिन इसके अंदर होगा, न्यूक्लियर लेमिना होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है एक न्यूक्लियस के अंदर। ये अलग है, इसको इसके अंदर मिलाना मत, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिफरेंट है।
वो अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा आपका ये जो न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले इसका काम है डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए क्योंकि डीएनए इसी के अंदर रहता है तो रेप्लिकेशन भी यहीं पर होगा। द न्यूक्लियस यूजेस डीएनए पॉलीमरेज टू कॉपी डीएनए विच इज नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। इसके बाद सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए को बनाना। ठीक है, तो ये जहां पर डीएनए होगा भैया वहीं पर तो वो आरएनए बनाएगा। डीएनए रहता है न्यूक्लियस में, वहीं पर आरएनए बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी आपका न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। द न्यूक्लियस कॉपीज डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में ताकि वहां पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके। ठीक है, ये इसका काम हो गया। थर्ड फंक्शन है आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ आरएनए, वही है, बता चुकी मैं ऑलरेडी। ठीक है, द न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस आरएनए व्हिच इज एसेंशियल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोम क्रिएशन। एंड देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब जो आपका न्यूक्लियस है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था जब हमने शॉर्ट नोट किया तो वहां भी मैंने ये लिखा था कि रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन का ये भी न्यूक्लियस की मदद से ही होता है। ठीक है, तो ये हैं कुछ मेजर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। अब आपको गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है ये बताना है। जैसे आपने न्यूक्लियस का बताया सेम एज ऐसे ही स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो गोल्जी अपैरेटस जो है आपका एक फ्लैटेंड सैक जिसको सिस्टर्ने बोला जाता है और वेसिकल्स बोला जाता है, इन दोनों चीजों से मिलकर तैयार होगा। ठीक है, और किस तरीके से, जैसे रिबन होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपैरेटस का। इन मैमेलियन सेल्स द गोल्जी अपैरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टैक ऑफ सिस्टर्ने दैट आर ऑफन लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है आपके पास गोल्जी अपैरेटस का। ठीक है, इसको देख लीजिए कैसा होता है। देखिए ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होते हैं जिनको सिस्टर्ने बोला जाएगा। सेंटर में ल्यूमेन होता है, खाली स्पेस, और यही रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो आपको पास में छोटे छोटे से स्मॉल न्यूक्लियर चीजें दिखाई दे रही है इनको कहा जाता है वेसिकल्स, जिनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, आपके प्रोटीन्स का, लिपिड का, जहां भी उनका टारगेट पार्ट होता है वहां पर उनको भेजने का काम होगा आपके इस गोल्जी अपैरेटस का। क्लियर, चलिए अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका काम होता है प्रोटीन एंड लिपिड प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोटीन और लिपिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है आपका ये जो गोल्जी अपैरेटस होगा। बेसिकली हम लोग गोल्जी अपैरेटस को कुरियर कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कुरियर कंपनी का मतलब देखो क्या होता है, चीजों को, बनी हुई चीजों को उठाना, है ना, उनकी पैकेजिंग करना, उनका मॉडिफिकेशन करना और उनको ट्रांसपोर्ट कर देना। क्लियर, तो आप कह सकते हैं कि ये पैकेजिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, और करेंगे किस चीज का, ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को अपने टारगेटेड एरिया पर पहुंचाने का काम इस गोल्जी अपैरेटस का होगा। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे एंड वेसिकल पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है आपके गोल्जी अपैरेटस के, इनको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, ऐसे नहीं करना है। नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। 3 नंबर में, 5 नंबर में, जैसे भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सिर्फ नाम मत लिख कर आइएगा। जैसा मैं बोल रही हूं कि कैसे वो काम करेगा, कहां से चीजों को उठाकर लेकर आएगा, कहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स एंड लिपिड ये सारी चीजें बना देता है। तो गोल्जी अपैरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सारी चीजें उठाएगा, पैकेजिंग करेगा, उनका मॉडिफिकेशन करेगा एंड देन ट्रांसपोर्टेशन कर देगा जहां उनको जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जरूरी क्वेश्चन है, सवाल बढ़िया है। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए तो प्रोकैरियोट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेल्युलर ही होंगे, यानी सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होंगे। ठीक है,
फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल या वन सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल यूनिसेल्यूलर के साथ साथ मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन, है ना, जैसे हम लोग हैं, हम मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, इसके बाद सेल साइज बहुत छोटा होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, 0.2 माइक्रोमीटर, जिसका एग्जाम्पल भी आपको पता होगा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, लिविंग सेल है ना, और प्रोकैरियोट है। और दूसरी चीज 2.0 माइक्रोमीटर तक डायमीटर में इनका जो सेल साइज है वो हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए यूकैरियोटिक सेल की, तो वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक डायमीटर में हो सकता है। लार्जेस्ट सेल एक एग होता है ऑस्ट्रिच का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, इसके बाद सेल वॉल कैसा होगा, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, दोनों में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। डिफरेंस छोटा सा है, केमिकली कॉम्प्लेक्स नेचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल केमिकल से बना हुआ होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल वॉल। न्यूक्लियस की बात की जाए तो क्योंकि पूरी तरीके से एक वेल मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम दोनों में होंगे, फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर राइबोसोम स्मॉल यूनिट में प्रेजेंट होगा, जिसको आप 70S बोलते हैं, और यूकैरियोट्स में लार्जर यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसको आप 80S बोलते हैं। डीएनए का अरेंजमेंट कैसा होता है, सर्कुलर होगा प्रोकैरियोट में कुछ इस तरीके से, ठीक है, और लीनियर होता है यूकैरियोट्स में कुछ इस तरीके से। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट में, क्योंकि वेल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो सब एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और बाकी हमारे में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होता है, प्लाज्मिड दोनों में होती है, बट यूकैरियोट में काफी कम देखी जाती है, बहुत रेयरली देखी जाती है। राइबोसोम की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब कुछ एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होगा, यानी किसी भी एक सेल को दो पार्ट में पहले डिवाइड किया जाएगा, देन उसके बाद ये अलग बन जाएगा पूरा एक सेल, और ये अलग, ठीक है, और यहां पर माइटोसिस होता है, जो अभी अभी क्वेश्चन हमने किया ना सेल डिवीजन का, वैसे होगा। इसके बाद फ्लैजिला छोटे होते हैं, प्रेजेंट दोनों में ही होंगे बेसिकली, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर थोड़े बड़े होते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले अगर प्लांट सेल की बात की जाए, तो प्लांट सेल में एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही होगा, वो ये है कि इनके अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होंगे उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां आउटर मोस्ट सेल वॉल होगी। अब इसके बाद प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज थोड़ा बड़ा देखा जाएगा। एनिमल में वैक्यूल होगा तो बट छोटा होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल वैक्यूल, और कोने में कहीं पड़ा हुआ होगा, यहां सेंटर में होगा। इसके बाद प्लांट सेल साइज की बात की जाए तो थोड़ा बड़ा होता है, एनिमल सेल की अगर साइज की बात की जाए तो थोड़ा सा छोटा होगा। प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि कलर प्लास्टिड्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीजें होंगी। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही क्रोमोप्लास्ट होता है, और ना ही ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो दे डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं पूरी तरीके से प्लांट सेल में, और यहां पर प्रेजेंट होते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला की बात की जाए तो प्लांट सेल्स के अंदर सीलिया फ्लैजिला नहीं होंगे, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, यहां एब्सेंट होंगे। बट एनिमल सेल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए मेरे पास सेल है और इसके आउटर लेयर पर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उनको आप सीलिया और फ्लैजिला के नाम से जानेंगे। इसके बाद लाइसोसोम्स की बात की जाए तो लाइसोसोम्स होंगे तो दोनों में, बट प्लांट में काफी रेयरली देखे जाते हैं, और एनिमल्स में तो बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं, मतलब हर एक सेल के अंदर ही लाइसोसोम होगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। और इसी के साथ ही
जो आपका एचएपी का चैप्टर नंबर 2 था, जो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, सिंपलेस्ट चैप्टर हम लोग इसको कहते हैं एचएपी का। तो इसी के साथ यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ, टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव एंड थैंक यू।